हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, आज मैं आप लोगों को मिडवाइफरी का नेक्स्ट क्लास जब बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ मिडवाइफरी का। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 क्लास आपको बता चुका हूँ। 2 क्लास जो कि 4th स्टेज ऑफ लेबर के बारे में हमने बताया, और उसके बाद फिर मैनेजमेंट कैसे होगा उसके बारे में हमने बताया आपको। ठीक है, यानी कि पिपेरियम पीरियड क्या होता है, उसके दौरान क्या क्या ध्यान देने की ज़रूरत होती है, नर्सिंग केयर क्या होता है। ठीक है, तो अब जो है कि अगर ठीक ठाक से पिपेरियम मैनेजमेंट हुआ, ठीक है, कल के वीडियो में आप देखे होंगे जो कि मैं आपको बताया था कि तो पोस्टमार्टम पीरियड कितना होता है, 6 वीक। ठीक है, 6 वीक या तो 42 डेज़ तक। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम वीडियो बना के आपको कल हम दे चुके थे। तो अगर मान लीजिए पिपेरियम अच्छे से मैनेजमेंट हुआ, ठीक है, पिपेरियम अच्छे से मैनेजमेंट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए पिपेरियम ठीक से मैनेजमेंट नहीं हुआ या मदर को कोई दिक्कत हो गया तो इसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन यानी तो बोले तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं डिलीवरी के बाद मदर को। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे, आपको बताएंगे। तो डियर, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं अच्छा मैटर आप लोगों को वो मैटर दूंगा जो कि मतलब कि कई बुकों से उठा के मैटर तब आपको दूंगा। तो उसी में आज मैं हीमेटोमा के बारे में बात करूंगा। क्या, हीमेटोमा और पोस्टमार्टम पीरियड के बारे में, अब पोस्टमार्टम हेमोरेज के बारे में। ठीक है, यानी कि क्या होता है पोस्टमार्टम हेमोरेज। अच्छा, ये चैप्टर का जो नाम है पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन पार्ट फर्स्ट। ठीक है, पार्ट फर्स्ट है क्योंकि पार्ट वाइज इसलिए मैंने कह दिया कि क्योंकि 12 या 13 है टोटल कॉम्प्लिकेशन, एक क्लास में नहीं हो सकता, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने छोटा एक सिंगल करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए बता रहे हैं आपको। पहले मैं बता दूं आपको कि देखिए इसमें कितने टोटल हैं, देख लीजिए आप, 11 है। ठीक है, इसमें आपका हीमेटोमा है। ठीक है, क्या है आपका हीमेटोमा। ठीक है, हीमेटोमा है, पोस्टमार्टम हेमोरेज है, रिटेन्ड प्लासेंटा है, सब इन्वोल्यूशन ऑफ प्लासेंटा है, पिपेरियल सेप्सिस है। ठीक है, पिपेरियल पायरेक्सिया है या इसी को चाइल्ड बेड फीवर कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस ये भी कॉम्प्लिकेशन है, पेरिनियल ट्रामा कह लीजिए या पेरिनियल टीयर कह लीजिए या फिर पेरिनियल लैसरेशन कर लीजिए, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद इन्फेक्शन या पोस्टमार्टम सेप्सिस, इसके बारे में हम बात करेंगे। मस्टाइटिस यानी ब्रेस्ट में भी इन्फेक्शन होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उसके बाद डिलीवरी के बाद क्या क्या, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो टोटल हम 11 कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इन 2 टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ठीक है, हेमेटोमा और पीपीएच, इस पे बात करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इस पे। उसका बाद नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अगर मैं सभी की बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा डियर, मैं इसलिए पार्ट वाइज में करके बता रहा हूँ। तो चलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ हीमेटोमा। पहले मैं बात करूँगा हीमेटोमा का। ठीक है, तो हीमेटोमा होता क्या है डियर, देखिए आपको मैं सीधे फिगर इसलिए रख दिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गए। तो हीमेटोमा, ठीक है, हीमेटोमा, ठीक है, इट इज ए लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द टिश्यू। क्या होता है, लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ ब्लड इन टिश्यू। वुल्बर हेमेटोमा यानी वुल्बर रीजन, देखिए डिलीवरी के बाद का कंडीशन है, ये पूरा पोर्शन वुल्बर रीजन है। ठीक है, तो ये हेमेटोमा की वजह से ऐसा हुआ है, ये डिलीवरी के बाद का है। और ऐसे कंडीशन कब होता है, जब ऑपरेटिव डिलीवरी हो या फिर फोर्सेप डिलीवरी करा रहे हो। ठीक है, तो फोर्सेप डिलीवरी का अलग से मैं क्लास ले लूँगा डियर, तो अभी इतना जान लीजिए। ठीक है, वुल्बर हेमेटोमा, क्या, वुल्बर हेमेटोमा यानी कि जो वुल्वा होता है जेनाइटल एरिया, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो होते हैं या फिर जेनाइटल आर्गन होता है, उसमें क्या होता है कि वुल्बर हेमेटोमा हो जाता है, इज द मोस्ट कॉमन हेमेटोमा। ठीक है, प्री डिस्पोजिंग कंडीशन यानी कि कॉजेज क्या हो सकते हैं, तो इसमें जैसे कि मान लीजिए प्रोलॉन्ग लेबर हो गया। ठीक है,
प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो गया, या फिर बच्चा नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, यूट्रस में से बच्चा नीचे नहीं आ रहा है या मदर कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, फोर्सेप डिलीवरी करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो देखिए इतना फोर्सेप डिलीवरी करने के लिए ये देखिए फोर्सेप यूज करते हैं, इसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा ये कह लीजिए कि खुद से नहीं होती है, ये खींच के निकाला जाता है, बच्चे को हेड को यहाँ पकड़ के बाहर खींचा जाता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, मदर के वुल्वर रीजन में क्या हो जाता है, हिमेटोमा या टेयरिंग हो जाती है, ठीक है। ब्लीडिंग टिश्यू के अंदर ही होता है, ब्लीडिंग तो होगा लेकिन टिश्यू के अंदर ही होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कहा है कि लोकलाइज्ड, ठीक है, क्या कहा है, लोकलाइज्ड एरिया में होगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ठीक है, हाँ, तो ये कह रहा है कि इट इज़ ए लोकलाइज्ड, पहला लाइन देखिए, ठीक है, पहला लाइन देखिए आप, इट इज़ अ लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ ब्लड इन टिश्यू, बाहर नहीं होगा, टिश्यू के अंदर ही ब्लड का कलेक्शन होगा। उसके बाद वुल्वर हेमेटोमा, वुल्वर हेमेटोमा इज़ द मोस्ट कॉमन हेमेटोमा, और वुल्वल रीजन में जो हेमेटोमा होता है वो मोस्ट कॉमन हेमेटोमा होता है, ठीक है। तो इसमें आपको देखने मिलेगा प्री डिस्पोजिंग कंडीशन का मतलब ये है, कंडीशन में ये कह रहा है कि या तो ऑपरेटिव डिलीवरी हो या फोर्सेप डिलीवरी है, उसी सिचुएशन में ऐसा देखने को मिलता है हेमेटोमा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसलिए थोड़ा बहुत फिगर इसलिए रखा कि आपको पता चल जाए कि हेमेटोमा, तो ये पूरे रीजन में देखिए यहाँ पे जो जितने भी कलर ब्लू कलर स्किन हो गई है, ये हेमेटोमा का ही है, ठीक है, वुल्वर रीजन में हेमेटोमा का ही है। तो इसको देख लिए, डिलीवरी के बाद ये कंडीशन आती है, फीमेल्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत मतलब कि इसको अच्छे से मैनेज किया जाए तो, नहीं तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो आइए आगे अब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए इसमें साइन सिम्टम क्या होता है, साइन सिम्टम, ठीक है, हेमेटोमा का अगर हो गया है, अगर मदर को हेमेटोमा हो गया है तो क्या होगा, एबनॉर्मल सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा पेन होगा, सेंसिटिव बल्जिंग मास, ठीक है, यानी बल्जिंग मास बाहर की तरफ ऐसा होगा कि ऐसे फूल के स्वेलिंग होके बाहर की तरफ निकल आया है, इन द पेरिनियल एरिया, ये देख सकते हैं, विथ डिस्कलर स्किन, डिस्कलर स्किन यानी स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, देखिए हल्का पिंक ब्लू है, पिंक ब्लू हो गया है, इस एरिया में पिंक ब्लू हो गया है। प्रेशर इन द पेरिनियल एरिया, ठीक है, प्रेशर इन द पेरिनियल एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा। डिक्रीज हीमोग्लोबिन, अगर ब्लड टेस्ट कराएंगे तो ये तो बात की बात है, ये जांच वाच कराएंगे तो उसमें ऐसा देखने को मिलेगा। तो हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज, घट जाएगा, हेमेटोक्रिट लेवल घट जाएगा। साइन ऑफ शॉक, जब पीपीएच का केस होगा तब ये ऐसा होगा, पीपीएच का केस होगा तब शॉक में जा सकती है। और शॉक में जाने से पहले क्या क्या सिम्टम, टैकीकार्डिया, ठीक है, टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन यानी कि हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और हाइपोटेंशन बीपी लो हो जाएगा, ठीक है, बीपी लो हो जाएगा। तो ये दो साइन सिम्टम ये कुछ हैं जो देखने को मिलेगा हेमेटोमा का, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करें आपको, तो नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर में जनरल नर्सिंग केयर देना है डियर, जनरल नर्सिंग केयर देना है आपको, ठीक है। तो इसमें जैसे फोर्थ स्टेज में दे रहे थे आप, जैसे फोर्थ स्टेज आप लेबर में दे रहे थे, तो वैसे इसको भी देना है। पहले तो प्लेस द आइस, ठीक है, इमीडिएटली आइस पैक ला के हेमेटोमा साइट पे, यानी कि जहाँ हेमेटोमा हुआ है वहाँ रख दीजिए, और इनिशिएट द जनरल नर्सिंग केयर, जनरल नर्सिंग केयर की यानी कि मदर का वाइटल साइन ले लीजिए, वाइटल साइन लेने के पेरिनियल एरिया को एसेस कीजिए कि लैसरेशन कितना है, ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। उसके बाद जो भी इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया गया हो वो उसको दीजिए, ठीक है, मदर को। तो ये सभी जनरल नर्सिंग केयर में आपको, तो जनरल नर्सिंग केयर देना होगा ऐसे कंडीशन में, ठीक है। तो ये था हेमेटोमा के बारे में डियर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा पीपीएच के बारे में, ठीक है, पीपीएच,
तो अब हम बात करेंगे पोस्टपार्टम हेमोरेज के बारे में। देखिए पोस्टपार्टम हेमोरेज एक ऐसा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है, चाहे कम्पिटिटिव हो और या फिर चाहे कोई भी हो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डियर, ये इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, सीख लीजिए। मैं सारा चीज़ें मैं ऐसा कोशिश किया हूँ कि सभी पॉइंट आ जाएँ। ठीक है, सभी पॉइंट्स आ जाएँ ताकि आपको कहीं दिक्कत या ढूंढना या फिर कहीं और जाना ना पड़े। ठीक है, सभी पॉइंट्स पे डिस्कस हमने कर दिया है। तो आइए चलते हम बात करते हैं पीपीएच के बारे में। ठीक है, पीपीएच के बारे में अगर हम बात करें तो आपके सामने देख लीजिए है पीपीएच का डिफिनीशन में देखिए क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। क्या? अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। ठीक है, इसको और कम कर दे रहे हैं। अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इन एक्सेस ऑफ 500 ml फॉलोइंग बर्थ ऑफ बेबी इज कॉल्ड पीपीएच। देखिए WHO के अनुसार जो पीपीएच का डिफिनीशन क्या है कि अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस यानी कि 500 ml से ज़्यादा। ठीक है, 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो WHO ने कहा कि ये पीपीएच का केस है डिलीवरी के बाद। ठीक है, डिलीवरी के बाद। तो ये लेकिन क्लिनिकली क्या कह रहा है डिफिनीशन, एनी अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, एनी अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस विच एडवर्सली अफेक्ट, यानी विपरीत अफेक्ट द जनरल कंडीशन ऑफ द मदर, यानी कि मदर के सामान्य कंडीशन को अफेक्ट कर दे, यानी कि ब्लीडिंग इतना हो जाए तो उसका बीपी बदल जाए, हार्ट रेट बढ़ जाए और मतलब कि ढेर सारी फिजियोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाए फंक्शनिंग। तो इस कंडीशन ये क्लिनिकली है, WHO के अनुसार नहीं। यानी कि मेडिकल अगर एक डॉक्टर या क्लिनिकल या गायनिकोलॉजिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है, एनी अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, वो अमाउंट चाहे वो कितना भी हो, जिस अमाउंट से ब्लड लॉस हो, मतलब जितना भी लॉस हुआ उसकी वजह से अगर उसके फिजियोलॉजिकल कंडीशन में डिस्टर्बेंस आया तो उसको हम पीपीएच ही बोलेंगे। ये क्लिनिकली अप्रूव्ड है। ठीक है, इंक्रीज पल्स रेट, ठीक है, डिक्रीज बीपी ईटीसी कॉल्ड पीपीएच। इन्होंने दो डेफिनेशन दिया, आप WHO के अनुसार भी लिख सकते हैं और इसी के अनुसार भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको पोस्टपार्टम पीरियड के बारे में जब बताया था तो हमने बताया था कि पैड जो कितने इंच में मतलब कि वो होता है, तो उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं कि सीवियर है कि स्कैंटी है कि मॉडरेट है कि सीवियर है कि कैसा है। ठीक है, ये हमने बताया। तो यहाँ पे देखिए एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। ठीक है, यानी कि किस कंडीशन में कितना ब्लड लॉस होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो वो किस में आ जाएगा, उसमें पीपीएच में आ जाए। देखिए वेजाइनल डिलीवरी के कंडीशन में 500 ml तक चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा जाएगा तो वो पीपीएच केस में आ जाएगा। सिजेरियन डिलीवरी में कम से कम 1000 ml यानी 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर इतना आ रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा आ रहा है तो वो पीपीएच के केस में। सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी यानी कि ऑपरेशन के द्वारा यूट्रस का रिमूवल कर रहे हैं, अगर यूट्रस को कट करके निकाल रहे हैं तो उस दौरान 1.5 लीटर अगर ब्लड बह रहा है, ठीक है, बह रहा है तो ये कंडीशन, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो वो क्या होगा, पीपीएच का केस है, यानी कि रिस्क है कि वो उसकी जान को खतरा हो सकता है या फिर उसको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो ये पीपीएच का है। आगे हमने रखा है, आपको देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि रिस्क फैक्टर क्या होता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर किसका, पीपीएच के रिस्क फैक्टर क्या क्या, यानी कि क्या क्या कारण। तो इसमें देखिए मदर को प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पीपीएच, यानी कि जब पिछली बार प्रेग्नेंट हुई थी तो तब भी दिक्कत पीपीएच का हुआ था कि नहीं, ये हिस्ट्री। प्लासेंटा प्रीविया का केस है और एब्रप्टियो प्लासेंटा का। प्लासेंटा प्रीविया का मतलब ये है, देखिए प्लासेंटा मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। प्लासेंटा प्रीविया का केस मतलब ये है कि यूट्रस में जो प्लासेंटा होगा, ठीक है, जो प्लासेंटा होगा, नॉर्मली तो हम ये कहते हैं कि प्लासेंटा यहाँ पे अटैच होता है। ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ये चीज़ है। लेकिन प्लासेंटा प्रीविया में क्या होगा कि प्लासेंटा यहाँ आके जुड़ जाता है, यहाँ आके। ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है, तो प्लासेंटा प्रीविया, तो इसमें भी कई टाइप के होते हैं। प्लासेंटा प्रीविया में भी कई टाइप होते हैं, कुछ यहीं तक आते हैं, यहाँ पे ऐड होते हैं, कुछ यहाँ पे ऐड होते हैं, तो ऐसे होता है ये प्लासेंटा। एब्रेप्टियो प्लासेंटा में, एब्रेप्टियो प्लासेंटा का मतलब देखिए प्लासेंटा सामान्यतः यहाँ होना चाहिए।
ठीक है, यहाँ होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर ही है, यहीं पर है या फिर कहीं पे है, इस यहाँ पे है, ठीक है, कहीं भी है, मान लीजिए कहीं भी है। अगर अटैचमेंट यहाँ पे है, डिलीवरी से पहले यहाँ से छोड़ दें, ठीक है, जहाँ पे अटैचमेंट है, जो अटैचमेंट है वहाँ से छोड़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है, इधर साइड से, ठीक है, छोड़ना स्टार्ट कर दे, इसमें होगा ब्लीडिंग, ठीक है। तो एब्रप्टियो प्लासेंटा यानी कि प्लासेंटा का अटैचमेंट जो था वो हट रहा है, ठीक है, मदर के यूट्रस से हट रहा है, तो इसे एब्रप्टियो प्लासेंटा कहते हैं। मैं इस पर दोनों पे, प्लासेंटा प्रीविया पे, एब्रप्टियो प्लासेंटा पे, दोनों पे क्लास अलग अलग से लूँगा डियर, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है इसकी वजह से, यानी मदर को अगर प्लासेंटा प्रीविया का केस है, एब्रप्टियो प्लासेंटा का केस है, तो भी पीपीएच हो सकता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सपेंड कर गया, डिलीवरी के दौरान यूट्रस का डिस्टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, यूट्रस का, सच एज, अब ये डिस्टेंशन होगा कब, ठीक है, यूट्रस का साइज बढ़ेगा कब, पॉलीहाइड्रोमनियास के केस हो, लार्ज बेबी हो, फीटस ही बड़ा हो उस केस में, या फिर मल्टीपल जेस्टेशन हो उस कंडीशन में, ठीक है, या फिर प्रीवियस प्रेगनेंसी या प्रेजेंट में इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, ठीक है, या फिर हाइडेटिफॉर्म मोल हो सकता है, ठीक है, हाइडेटिफॉर्म मोल, ठीक है, हाइडेटिफॉर्म मोल हो सकता है। डिस्टोसिया मतलब कि नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी हो, ठीक है, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी हो उस कंडीशन, या फिर कोई ऑपरेटिव डिलीवरी हो उस कंडीशन में, तो पीपीएच हो सकता है, रिस्क है ये सभी, ठीक है। उसके बाद रिस्क के बाद हम बात करें, आपको देखिए कि टाइप ऑफ पीपीएच में पहला है आपका अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस के अनुसार। देखिए माइनर कब होगा, लेस देन 1 लीटर ब्लड लॉस, अगर 1 लीटर से कम ब्लड लॉस हो रहा है तो माइनर। मेजर कब होगा, 1 लीटर से ज़्यादा। सीवियर कब होगा, मोर देन 2 लीटर ब्लड लॉस, ठीक है। तो ये कंडीशन है, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस के अनुसार अगर पीपीएच देखा जाए तो 3 टाइप का, ठीक है, माइनर, मेजर, सीवियर। अब अगला कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि कब ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ। तो पहला प्राइमरी और सेकेंडरी 2 होता है, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच पोस्टपार्टम, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज, या फिर इसी को बोलते हैं अर्ली पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। ब्लड लॉस ऑफ मोर देन 500 ml, ठीक है, प्राइमरी में क्या होगा, मोर देन 500 ml से ज़्यादा, ड्यूरिंग फर्स्ट 4 आवर आफ्टर डिलीवरी के 4 घंटे के बाद अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग अभी भी हो रहा है, तो वो पीपीएच का केस है, वो भी प्राइमरी, ठीक है। तो ये प्राइमरी है, फर्स्ट 4 आवर आफ्टर डिलीवरी, फर्स्ट 4 आवर, देखिए इसमें फर्स्ट 4 आवर आफ्टर डिलीवरी, तो ये प्राइमरी पीपीएच है, ठीक है। देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको हमने बता दिया था, ठीक है, आपको हमने बता दिया था कि 1 घंटे में एक जो है कि पेरिनियल पैड लगाए थे आप, पूरा पैड भीग जाए 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में पूरा पैड अगर भीग जाए तो वो पीपीएच का केस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है कि 4 घंटे बाद यानी पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान मोर देन 500 ml आ रहा है, तो वो प्राइमरी, ठीक है, 4 घंटे बाद, डिलीवरी के 4 घंटे बाद अगर इतना ज़्यादा आ रहा है तो उसे प्राइमरी पीपीएच या अर्ली पोस्टपार्टम पीपीएच कहते हैं। उसके बाद अगला इसका देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए इसका मैं आपको सब टाइप भी बता रहा हूँ, सब टाइप, ठीक। तो इसमें सब टाइप में 3rd स्टेज हेमरेज, 3rd स्टेज, देखिए सब टाइप का मतलब यह है कि वही
टाइमिंग के अनुसार, टाइमिंग यानी कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि जब प्लासेंटा डिलीवर हो रहा था, प्लासेंटा डिलीवर हो रहा है तब भी ब्लीडिंग होगा, तो उसी दौरान को कहते हैं थर्ड स्टेज हेमोरेज, यानी कि ब्लीडिंग बिफोर प्लासेंटा एक्सपल्सन। प्लासेंटा को निकलने से पहले अगर ब्लीडिंग हुआ तो उसे थर्ड स्टेज हेमोरेज कहते हैं। ट्रू पोस्टपार्टम हेमोरेज उसे कहते हैं जो ब्लीडिंग आफ्टर प्लासेंटा एक्सपल्सन, यानी प्लासेंटा को निकलने के बाद अगर ब्लीडिंग जो हो रहा है तो उसे ट्रू पोस्टपार्टम, यानी कि थर्ड स्टेज हेमोरेज का मतलब यह है कि पोस्टपार्टम पीरियड अभी नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद काजेज क्या है, काजेज ऑफ प्राइमरी पोस्टपार्टम पीरियड में, तो इसका कारण 4 टीज। ठीक है, कॉन्सेप्ट है 4 टी ऑफ पीपीएच। तो पहला टी क्या है, टोन, यानी यूट्रस का टोन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता, पीपीएच के केस में एटोनी हो जाता है, यूट्राइन एटोनी हो जाता है। टिश्यू क्या होगा, प्रॉपर कंट्रैक्ट करे, ट्रामा। ठीक है, सॉरी, इसमें जो है कि टिश्यू में लैसरेशन हो जाए। ठीक है, काज ऑफ प्राइमरी, देखिए काज ऑफ प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमोरेज क्या है, यूट्रस में टॉनिसिटी ख़त्म हो गया है, टिश्यू में लैसरेशन हो गया है, ट्रामा हो गया है। ठीक है, या थ्रोम्बोसिस हो गया है। ठीक है, तो 4 टी है, कॉन्सेप्ट है 4 टी, टोन, टिश्यू, ट्रामा, थ्रोम्बोसिस, ये कारण है प्राइमरी पीपीएच के। ठीक है, उसके बाद आपका जो है कि द मोस्ट कॉमन काज इज लॉस ऑफ यूटराइन टोन ड्यू टू एनीमिया। ठीक है, अगर यूट्रस में टोन सही से नहीं आ रहा है, यानी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो उसका कारण है कि मदर एनीमिक होगी, या फिर मल्टीपेरिटी, यानी एक से ज़्यादा बार वो डिलीवरी 4 से ज़्यादा डिलीवरी करा चुकी है, 4 से 5। ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, ये भी कारण हो सकता है जो हमने अभी बताया आपको। ओवर डिस्टेंशन काज बाई पॉलीहाइड्रोमियस माइक्रोसीमिया मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद आगे मैं बात करूँगा आपको, देखिए सेकेंडरी पीपीएच के बारे में। ठीक है, सेकेंडरी पीपीएच के बारे में, सेकेंडरी पीपीएच इसमें क्या होता है, लेट पोस्टपार्टम हेमोरेज अकर आफ्टर द 4 आवर टू टिल प्यूपेरियम। कब तक, यानी कि पहले 4 घंटे बाद जो था वो प्राइमरी था। ठीक है, प्राइमरी पोस्टपार्टम पीरियड था। ठीक है, यानी PPH, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमोरेज, तो ये था। लेकिन इसमें क्या होगा, 4 घंटे के बाद से लेके 42 डेज, ठीक है 42 डेज या फिर 6 वीक तक अगर हल्का फुल्का ब्लीडिंग आ ही रहा तो वो लेट सेकेंडरी कहते हैं या फिर लेट पीपीएच कहते हैं, सेकेंडरी या लेट पीपीएच कहते हैं। कॉजेज ऑफ सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमोरेज, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमोरेज का कारण क्या है, इट इज़ यूजुअली काज्ड बाय रिटेन प्लासेंटा फ्रैगमेंट। ऐसा हुआ कि डिलीवरी हो गई, चली गई मदर, लेकिन उसके प्लासेंटा में उसके यूट्रस में प्लासेंटा का कुछ टुकड़ा बचा ही रह गया। ये ज़्यादातर मोस्ट कॉमन कारण यही होता है, सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कारण यही होता है। ठीक है, इन्फेक्शन एंड सब इन्वोल्यूशन, या इन्फेक्शन हो गया या सब इन्वोल्यूशन हो गया। विड्रॉल ब्लीडिंग फॉलोइंग एस्ट्रोजन थेरेपी फॉर मिल्क सप्रेशन। ठीक है, या फिर ऐसा हुआ कि एस्ट्रोजन थेरेपी ले रही थी, किस लिए, मिल्क सप्रेशन के लिए। ठीक है, उसकी वजह से। उसके बाद अदर काज आर लोकल ट्रामा हो गया, यानी वुल्वर में ट्रामा हो गया, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स यानी कैंसर हो गया, यूट्राइन पॉलिप हो गया, ये सभी कारण हो सकते हैं सेकेंडरी पीपीएच का। ठीक है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या होता है, देखिए अच्छा ये जो काज हमने जितना भी बताया वो मदर में क्या होंगे कि अभी मतलब डिलीवरी के बाद ही होंगे, तो कैंसर पहले से ही था, भले उसकी डिलीवरी हो गई तो वो चीज़ कंटिन्यू, जो ब्लीडिंग होगा वो कंटिन्यू बना रहेगा। ठीक है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की बात करें तो इसमें क्या होगा, प्लासेंटा प्रीविया और प्लासेंटा एब्रप्शन, जो अभी को हमने बताया, इन्फेक्शन, मल्टीपेरिटी या डिस्टोसिया। ठीक है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो गया सेकेंडरी पीपीएच का। उसके बाद अगला देखिए, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे।
प्लस पीपीएच को मैनेज कैसे करेंगे? तो इमीडिएट पहले मेजर करिए। इफ़ यूट्रस इज एटॉनिक, क्या था कारण? यही था, यूट्रस में टॉनिसिटी नहीं थी, यूट्रस सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, तो उसको हमें पहले सही करना है। यूट्रस एटॉनिक, आई फील सॉफ्ट एंड रिलैक्स्ड, यानी कि एब्डोमेन पे जब आप एसेस करेंगे मदर के अम्बलाइकस के नीचे, तो क्या होगा? सॉफ्ट होगा और रिलैक्स होगा। मसाज फॉर्मली बाई अ स्मूथ सर्कुलर मोशन टू कॉन्ट्रैक्ट इट, यानी कि यूट्राइन मसाज करना होगा तुरंत, ठीक है। एलिवेट लेग, और लेग को बिटवीन 30 to 45 एंगल, यानी कि मदर के, ठीक है, मदर के पैर को उठा देना है, ठीक है, उठा देना है, ठीक है। तो ये जो कितना एंगल होना, 30 to 45, मतलब 30 से 45 डिग्री एंगल पे उसका पैर होना चाहिए, ठीक है। पैर कितना होना चाहिए? 30 से 45 डिग्री पे होना चाहिए उसका पैर, मदर का। उसके बाद ये पहला वाला जो पॉइंट कह रहा है कि जो मदर के, ठीक है, मदर के जो एब्डोमेन है, ये अम्बलाइकस है, तो यहाँ नीचे पे, ठीक है, नीचे एब्डोमेन में, तो कैसा फील होगा? सॉफ्ट होगा और रिलैक्स होगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाई नॉन रीब्रीथर फेस मास्क, ठीक है, नॉन रीब्रीथर फेस मास्क के द्वारा। और भी कितने रेट से देना है? 8 to 10 लीटर पर मिनट, 8 to 10 लीटर पर मिनट देना है आपको। 8 to 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देना है मदर को। उसके बाद एम्प्टी ब्लैडर, यानी कि मदर के अगर वो अपने से यूरिन डिस्चार्ज कर सकती है तो ठीक है, नहीं तो आपको कैथेटर डालना होगा, इंसर्ट करना होगा ब्लैडर खाली करने के लिए। टू कॉन्ट्रैक्ट एटॉनिक यूट्रस, यानी यूट्रस को जो है कॉन्ट्रैक्ट होने में दिक्कत कर रहा था ब्लैडर, तो यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए बोल दीजिए उसको, जाए वो यूरिन डिस्चार्ज करके आ जाए, तो हो सकता हो जाए। तो ये इमीडिएट केयर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग केयर की अगर बात करें तो देखिए एक इसमें रूल होता है, रूल ये होता है रूल 30, क्या? रूल 30 फॉर मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। तो देखिए पीपीएच को मैनेज करने के लिए रूल 30 का इस्तेमाल किया गया। तो देखिए रूल 30 को डियर इसको इस्तेमाल किया जाता है मैनेजमेंट करने के लिए, पीपीएच का मैनेजमेंट करने के लिए। ये क्या है कि ये क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया है, ठीक है, मैनेजमेंट करने का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया का अगर इतना है तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर उसके नॉर्मल बीपी से 30 mm क्या है, बीपी कम आ रहा है, सिस्टोलिक बीपी जो है, सिस्टोलिक बीपी से 30 mmHg कम आ रहा है, घटा हुआ आ रहा है, तब एक ये क्राइटेरिया। दूसरा पल्स रेट इंक्रीज हो गया है लगभग 30 बीट पर मिनट, ठीक है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है, पल्स रेट इंक्रीज हो गया है। रेस्पायरेटरी रेट इंक्रीज हो गया है, कितना? ग्रेटर देन 30, ठीक है, ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल से। ये सभी वैल्यू नॉर्मल से ये सभी जितने भी वैल्यू हैं, ठीक है, 120 बाई बीपी की अगर बात करें 120 बाई 80 है, तो उस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो जो सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक है, तो सिस्टोलिक में जो है कि 30 mmHg घटा हुआ है, यानी कि 30 कम आए। सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 30 की कमी आए, तब एक कंडीशन ये हो सकता है पीपीएच, यानी मैनेज करना ज़रूरी है। पल्स रेट इंक्रीज अबाउट 30 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि 30 क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। देखिए हर जगह 30 का ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए रूल ऑफ 30 कहा जाता है। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज ग्रेटर देन 30 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि बहुत तेज़ी से जल्दी सांस ले रही है, नॉर्मल से 30 बढ़ के, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा ले रही है। उसका ड्रॉप हेमाटोक्रिट बाई 30%, यानी कि जो उसका हीमोग्लोबिन लेवल है वो 30% कम है, ठीक है। उसके बाद फॉल इन यूरिन आउटपुट, नॉर्मल यूरिन आउटपुट से 30 ml कम। तो ये सभी देखिए इसमें सभी वैल्यू क्या है, कम है, सिर्फ किसको छोड़ के, इसको 2 को, ठीक है, पल्स रेट
पल्स रेट को छोड़ के, और रेस्पिरेटरी रेट, पल्स और रेस्पिरेटरी रेट को बाकी 3 बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन रूल ऑफ 30 है जो पीपीएच को मैनेजमेंट करने के लिए क्राइटेरिया है। ऐसा अगर सारे ये 5 कंडीशन अगर मिल रहे हैं उस फीमेल में, अगर मिल रहे हैं तो यानी उसको पीपीएच को मैनेज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैनेज करिए तुरंत। उसके बाद देखिए अगला जनरल केयर क्या है, केयर क्या देना है, एडमिनिस्टर यूट्रोटॉनिक ड्रग्स, यानी कि अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो उसको ड्रग्स एडमिनिस्टर करिए, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन सा इंजेक्शन, प्रोस्टाग्लैंडिन। एग्जाम्पल में मीसोप्रोस्टॉल, मीसोप्रोस्टॉल का टैबलेट भी आता है और वैसे भी आता है, तो टैबलेट अगर देंगे तो उसे प्रोस्टाग्लैंडिन मिलेगा, या फिर कार्बोप्रास्ट, कार्बोप्रास्ट। उसके बाद ऑक्सीटोसिन, ये सभी क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन रहता है, और ये तो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स है, और ये क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, इसमें रहता है। ऑक्सीटोसिन 40 यूनिट इन ड्रिप एट रेट 40 ड्रॉप पर मिनट, यानी कि जो ऑक्सीटोसिन देना है 40 यूनिट, पीपीएच को मैनेज करने के लिए 40 यूनिट देना होता है इन ड्रिप सेट में, ड्रिप सेट में। ठीक है, आईवी ट्यूब से दिया जाता है। रेट कितना होना चाहिए, 40 ड्रॉप पर मिनट, यानी कि जो ड्रॉप गिरेगा उसमें, ठीक है, जो ड्रॉप गिरेगा इसमें, ठीक, ये होता है ना, तो इसमें जो ड्रॉप गिरेगा वो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना होना चाहिए, 40 ड्रॉप, 40 ड्रॉप, इतना रेट से चलना चाहिए। या फिर एर्गोमेट्रिन, एर्गोमेट्रिन 0.25 to 0.50 mg का ले लीजिए, टू इंक्रीज यूट्राइन टोन। ठीक है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए ये ड्रग्स एडमिनिस्टर की जाती हैं। हार्मोन में पूछे तो ऑक्सीटोसिन, और उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन में पूछे तो मेसोप्रोस्टाल और कार्बोप्रास्ट। उसके बाद कितने ड्रॉप फैक्टर क्या होगा, तो 40 ड्रॉप पर मिनट। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड क्रिस्टलॉइड, एग्जाम्पल में जैसे आरएल या फिर एनएस। ठीक है, आईवी फ्लूइड देना होगा। प्लाज्मा एक्सपेंडर देना होगा, जैसे कोलॉइड में एल्बुमिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है, ये देना होगा। उसके बाद अरेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ़ नीडेड, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया है तो ब्लड चढ़ाना होगा, इसलिए ब्लड की भी व्यवस्था करके रखिए। एक्सप्लोर प्लासेंटा फॉर मिसिंग ट्यूब, यानी कि प्लासेंटा को चेक कर लीजिए कि कोई प्लासेंटा का लोब अंदर तो नहीं रह गया। ठीक है, इसको देखना होगा। ठीक है, प्लासेंटा को एग्जामिन करना होगा। मिसिंग लोब, कौन सा लोब, कहाँ का लोब वहाँ पे मिसिंग, या पूरा है। अगर पूरा है तो कोई बात नहीं, और जब पीपीएच का केस मैक्सिमम इसी की वजह से होता है, प्लासेंटा का कुछ टुकड़ा वहीं रह जाता है तो वो पीपीएच का कारण बन जाता है। ठीक है, तो ये नर्सिंग केयर में है क्लियर। तो ये जो पीपीएच और हिमेटोमा था इसको मैंने बताया आपको। ठीक है, तो इसको चाहे आप नोट्स बना लीजिए और अच्छे से क्लास को देख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, सो मच फॉर वाचिंग। ठीक है, वाचिंग। तो डियर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।